का आयोजन प्रदेश सरकार ने किया है। कितना विहंगम ये महाकुंभ है, कैसे तैयारियां पूरी की गई, इन तमाम सवालों के जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ संवाद एनडीटीवी इंडिया का कार्यक्रम स्वागत और है एक बार फिर आप तस्वीरें। सभी का एनडीटीवी के महाकुंभ संवाद में। महाकुंभ जो सनातन परंपरा का जीवंत स्वरूप है, इस बार इस भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ और डिजिटल कुंभ को एक नई वैश्विक पहचान दिलाने वाले इस ऐतिहासिक आयोजन के रचनाकार अब हमारे साथ हैं। महाकुंभ जो अपनी भव्यता, दिव्यता और अनूठे प्रबंधन के लिए दुनिया भर में सराहा जा रहा है। स्वागत करें उस व्यक्तित्व का जिन्होंने इस ऐतिहासिक आयोजन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जिनकी दूरदृष्टि और समर्पण ने इस महापर्व को विश्व पटल पर चर्चा का केंद्र बना दिया है। महाकुंभ जैसा महा आयोजन, जिसका महा मैनेजमेंट, जिसका प्रत्येक पहलू अविश्वसनीय है और जिसकी सफलता आपके अद्वितीय नेतृत्व का नतीजा है। पंकज, आस्था, विश्वास, श्रद्धा और फिर भरोसा, और इसी भरोसे से देश के कोने कोने से लोग प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों से लोग चले आ रहे हैं संगम में आस्था की एक डुबकी लगाने के लिए। कहते हैं इस बार 144 सालों बाद एक अद्भुत संयोग बना है। अब तक 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान, ध्यान और फिर दान भी कर चुके हैं। उम्मीद है कि 35 दिनों तक चलने वाले सनातन धर्म के इस समागम में 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। एक अनुमान के मुताबिक 2 लाख करोड़ रुपयों के लेन देन होंगे। बात सिर्फ भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैभव की नहीं है, ये महाकुंभ आर्थिक प्रगति का भी प्रतीक है। सनातन परंपरा का मर्म ही है धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष। दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ, एकता का संदेश वाला महाकुंभ। देश के सभी रास्ते प्रयागराज की तरफ मुड़ गए हैं। नारा बस एक है, चलो कुंभ चले। सनातन धर्म का ये महापर्व सेवा भी है और चुनौती भी है। इसी पर चर्चा के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज स्वयं हमारे बीच हैं। तालियों की करतल ध्वनि से स्वागत करिए देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री का। उनसे संवाद करेंगे एनडीटीवी समूह के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया जी। योगी जी, आपका और संजय जी। जी, आप सबों का बहुत धन्यवाद कि समय निकाल करके आए। नमस्कार। गणतंत्र दिवस और महाकुंभ के विषय पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय, लोकप्रिय, बहुचर्चित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे लिए समय निकाला। आपका बहुत धन्यवाद और आप सबों का भी बहुत धन्यवाद। महाकुंभ के बारे में बात करने में समस्या ये है कि ये पृथ्वी का एक ऐसा अनूठा इवेंट है, एक ऐसी घटना है जिसके बारे में इसकी विराटता जो है, उसमें कितने विशेषण आप इस्तेमाल कर लें, कुछ भी कह दें, तो भी इसको आप कैप्चर नहीं कर सकते कि इंसानी समाज पर, मानव सभ्यता पर इसका क्या असर है और ये भारत को किस तरीके से अपनी नई ऊर्जा से आलोकित करता है। जाहिर है कि इस बार का महाकुंभ विरला है, 144 साल वाला। मोदी जी का विजन और योगी जी का एग्जीक्यूशन उसको दुनिया का एक सबसे बड़ा, कई तरह के रिकॉर्ड तोड़ने वाला इवेंट बनाने जा रहा है। सर, इसी से मैं शुरू करना चाहूँगा। आप कई दौरे कर चुके हैं और मैक्रो से लेके माइक्रो मैनेजमेंट पर आपकी नज़र है। अभी आपका इम्प्रेशन क्या है इस महाकुंभ के बारे में? संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को महाकुंभ के बारे में सटीक रिपोर्टिंग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। एनडीटीवी के जितने भी दर्शक हैं, उन सब का अभिनंदन करता हूं कि भारत के सनातन धर्म की आस्था और श्रद्धा के प्रतीक इस महा आयोजन को उसके अनुरूप
एक सटीक रिपोर्टिंग मीडिया के द्वारा जनता जनार्दन तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। ये भारत की ताकत का और आस्था की ताकत का एहसास कराने वाला एक ऐसा आयोजन है जो दुनिया के लिए अकल्पनीय है और वर्तमान पीढ़ी के लिए अविस्मरणीय भी। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच 45 दिनों के अंदर इस सदी का ये महाकुंभ आने वाली पीढ़ियों के लिए अविस्मरणीय होगा। और इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन दिया था उसको पूरी प्रतिबद्धता के साथ जमीनी धरातल पर उतार करके आज वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पूज्य संतों के सानिध्य में माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं और एकता का एक संदेश पूरे देश को लेकर के भी गए हैं। और मुझे लगता है कि जहां आस्था है वहां सर्वांगीण विकास की आधारशिला उसकी तह में स्वयं छुपी हुई है। जी, कुंभ के बारे में जो आपकी बहुत सारी बातें सामने आई उनको सुन करके कुछ लोग तो ये कहते हैं कि योगी जी कंसिस्टेंट हैं, वो हमेशा यही कहते हैं। कुछ लोगों को कुछ नई बात, एक नई ध्वनि सुनने में आई है, वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। वो ये है कि इस बार आपके जो शब्द हैं वो हैं भारत की सभ्यता और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऐक्य जो है देश का। आपने सनातन परंपरा की बात कही है और आपने कहा ये किसी कुंभ जो है वो किसी एक पंथ, एक जाति या एक संप्रदाय तक सीमित नहीं है। लोगों को लगता है कि आपके इस नरेशन में, आपके इस बनावट में एक नया फर्क है और आप शब्दों को बहुत अलग तरीके से सामने रख रहे हैं। ये रीडिंग सही है? देखिए, मैं पहले भी यही शब्द रखता था। अब जिसकी समझ न हो तो उसके लिए मैं कहां से दोषी हूं। मैं तो पहले भी यही मानता हूं और आज भी यही मानता हूं। पहले भी यही मानता था, आज भी यही मानता हूं कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म मानव मात्र का धर्म है। उपासना विधियां अलग अलग हो सकती हैं, पंथ संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, जाति अलग अलग हो सकती है, लेकिन धर्म एक है और वह धर्म सनातन धर्म है। कुंभ उस सनातन धर्म का एक महापर्व है। हमारे जितने भी पर्व हैं, कुंभ का महत्व उसमें अलग इसलिए है। देखिए, 2019 में ये डबल इंजन की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको पहली बार अवसर मिला कि वह कुंभ के आयोजन के साथ जुड़े। हमने प्रयागराज में कुंभ के आयोजन को वहाँ पर उस रूप में आयोजित करने का एक प्रयास किया था। उससे पहले के डॉक्यूमेंट्स और मीडिया से जुड़े हुए तमाम ऐसे रिपोर्ट्स हम लोगों ने निकाली थी। टीम को लगाया गया इसका अध्ययन करने के लिए। क्या सोचता है आज की पीढ़ी, दुनिया क्या सोचती है भारत के इस महाआयोजन के प्रति? हम बहुत चक थे। दुनिया की रिपोर्टिंग कुंभ के बारे में क्या होती थी? कोई कहता था कुंभ जाति भेद को बढ़ावा देता है, कोई कहता था कि यहाँ पे लिंग भेद होता है, कोई कहता था कि यहाँ पे तमाम प्रकार की सामाजिक बुराइयों को आगे बढ़ाया जाता है, कोई यहाँ की स्वच्छता को टिप्पणी करता था। अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां हमें सुनने को मिलती थी, देखने को मिलती थी और उस प्रकार की रिपोर्टिंग भी होती थी।
और इसलिए 2019 में जब इस आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ तो इन चुनौतियों को ध्यान में रख करके उसी प्रकार की व्यवस्था हमारी टीम ने उस समय तय की थी कि कुंभ के लिए एक तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उस महाआयोजन के अनुरूप होना चाहिए। एक आयोजन केवल आयोजन नहीं होता, उस सिटी का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक प्लान को भी आगे बढ़ाने का, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहां की कनेक्टिविटी को, इस सारी चीजों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का एक अवसर भी होता है। हमें उन मुद्दों पर ध्यान देना होगा जो अक्सर हमारी चूक के कारण मीडिया की और विरोधियों के आकर्षण का केंद्र बनता है। जैसे गंदगी है, जैसे भगदड़ है, जैसे नदी की अविरलता और निर्मलता पर उठने वाले प्रश्न हों, जैसे ट्रैफिक का है, पार्किंग का है, श्रद्धालुओं को बहुत लंबी दूरी तय न करना पड़े, इन सब बातों को लेकर के और इन सभी बातों को ध्यान में रख करके मेला क्षेत्र का विस्तार किया गया। प्रयागराज सिटी का एक व्यवस्थित विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाया गया। वहाँ की रोड्स को, वहाँ पे रेलवे की कनेक्टिविटी को, वहाँ पे एयर कनेक्टिविटी को, आप अनुमान करिए हजारों वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम पुष्पक विमान से लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज का दर्शन करने के लिए उतरे थे और उन हजारों वर्षों में एक सिविल टर्मिनल यह देश प्रयागराज को नहीं दे पाया। 2019 में पहली बार सिविल टर्मिनल प्रयागराज में बना है और उसे भी मात्र 11 महीनों के अंदर बना करके तैयार किया गया। वहां की रोड्स को लगभग 150 से अधिक सड़कें ऐसी थी जिन्हें सिंगल लेन से डबल लेन में, डबल लेन को 4 लेन में बदलने का काम हुआ। वहां पे फ्लाईओवर कैसे होने चाहिए, अंडरपास जो बने हुए थे सिंगल लेन के थे उन्हें डबल लेन के कैसे बनाए जाने चाहिए। नदी की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखना है क्योंकि सारा प्राण तो उसमें है, श्रद्धालु उसी के लिए आएगा, इसके लिए टीम काम की। वहां पे शौचालय इससे पहले बनाए जाते थे, सीट को ऐसे बालू में धंसा दिया जाता था, पूरा का पूरा सीवर बह करके वापस नदी में जाता था, उसी में लोग स्नान करते थे, बदबू रहती थी पूरे मेले में। आपने 19 में भी देखा होगा, अब 25 में भी आप देख रहे होंगे, कहीं गंदगी नहीं, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है, नदी अविरल भी है, निर्मल भी है, मेले को विस्तार दिया गया है। इस वर्ष भी हम लोगों ने 14 फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए हैं, एयरपोर्ट का सिविल टर्मिनल का विस्तार किया है, कनेक्टिविटी को बेहतर किया है, 200 से अधिक मार्गों को 2 लेन से 4 लेन किया गया है, हर ओर की कनेक्टिविटी को 4 लेन में बदलने का कार्य किया है और मेले को 4000 हेक्टेयर यानी 10,000 एकड़ के विस्तृत क्षेत्रफल में देने के साथ ही 5000 एकड़ का अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था भी वहां पर दी है। मेले से जो संगम स्थल से मात्र 5 किलोमीटर के दायरे में हो, ये सब कुछ देने के साथ साथ सुविधाओं का विस्तार वहां पे किया गया है और इन सुविधाओं को ध्यान में रख करके व्यवस्था की गई है कि अब कोई टिप्पणी नहीं करेगा। फिर हमने चैलेंज किया इस बात को लेके, देश को भी दुनिया को भी कहा, जो टिप्पणी करते थे सनातन धर्म पर, हमने कहा देखो आपके बगल में कौन स्नान कर रहा है, आप स्वयं नहीं जानते किस जाति का है, किस मत का है, किस मजहब का है, क्यों टिप्पणी करते हो भाई, अपने मुंह को खराब क्यों करते हो, अपनी जवान को खराब क्यों करते हो इस प्रकार की टिप्पणी करके। ये तो महापर्व है, महायोजन है, जाति भेद से हट करके है, न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न संप्रदाय का भेद है, न भाषा का भेद है। और आपने देखा होगा जब 13 पौष पूर्णिमा को 13 जनवरी को और मकर संक्रांति 14 जनवरी को लगभग
6 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने मात्र इन 2 दिनों में पूज्य संतों के सानिध्य में त्रिवेणी में संगम में स्नान किया, तो उसके साथ अपने साथ जो सबसे बड़ा संदेश लेकर के गए कि त्रिवेणी से संदेश एकता से अखंड रहेगा ये देश, और एकता का ये संदेश त्रिवेणी ने दे दिया, महाकुंभ ने दे दिया। न जाति का भेद, न छुआछूत का भेद, न पांथिक भेद, न भाषा का भेद। और हम उसी पर प्रहार कर रहे थे कि जो लोग हमें बदनाम करते थे, सनातन धर्म को बदनाम करते थे, वे आकर के इन आयोजनों के साथ जोड़ करके देखें, दूर से मत देखें, दूर से मत देखें, धृतराष्ट्र न बनो, किसी संजय की आंखों से मत देखो, स्वयं आकर के इसका दर्शन करो। दर्शन करोगे तो पुण्य के भागीदार बनोगे, और डुबकी लगाओगे तो पुण्य जन्म जन्मांतर के साथ आगे भी बढ़ेंगे। और मुझे अच्छा लगा कि न केवल देश के लोग श्रद्धालु तो आते ही थे, विदेशी श्रद्धालु भी बहुतायत आए, उन्होंने इस पे बहुत अच्छी, बहुत सटीक कमेंट की हैं कि अद्भुत है, अकल्पनीय है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एक बात पर दिक्कत है। आपने कहा कि किसी संजय, जिसका मतलब होता है जर्नलिज्म, के नजर से मत देखो, तो आप हमारा काम बंद करा देंगे। नहीं, मैं काम बंद नहीं करा रहा हूं। मेरा ये कहना है मौके पे जाकर के सभी लोग देखें, और लोग देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि मीडिया ने बहुत सकारात्मक रूप से इस आयोजन को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का काम किया। यही इसी का परिणाम है। मीडिया के द्वारा एक सकारात्मक और सटीक रिपोर्टिंग का ही परिणाम है कि भारत की 140 करोड़ की आबादी में हर दृष्टि महाकुंभ की ओर लगी है। बिल्कुल, हर रास्ता प्रयागराज की ओर जा रहा है। हर एक की एक ही तमन्ना है कि मैं भी त्रिवेणी में इस महाकुंभ में डुबकी लगा लूं। और यही प्रयास, यही कारण है कि प्रतिदिन 1.5 करोड़, 2 करोड़, यानी 1 करोड़ लोअर लिमिट है प्रयागराज में आज के दिन पर। गजब का नंबर है ये। यानी जहां जिस सिटी के अंदर कुल आबादी 15 से 20 लाख की है, उस सिटी और एक अस्थाई सिटी में मिलकर के 1 करोड़ श्रद्धालु आ रहे हों। प्रयागराज का कोई घर नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं होगा प्रयागराज का जिसने अपने घर में नए बिस्तर न खरीदे हों मेहमानों के आने के ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल, नई तैयारी न की हो। बिल्कुल, बिल्कुल, पूरा शहर ही मेजबान बना हुआ है और सारे मेहमानों का स्वागत कर रहा है, पूरा प्रयागराज। बिल्कुल, हम लोग बहुत ज़्यादा विस्मित हैं, और जाहिर है कि इस पर बहुत टिप्पणियां हुई हैं। देश विदेश का मीडिया और अकादमिक संस्थान भी इसको रिसर्च करेंगे। वो ये है कि इन अ लाइटर वेन, यूपी की पुलिस तो दूसरे कारणों से जानी जाती है, लेकिन यहाँ आपकी पुलिस, आपका प्रशासन, उसका सहयोग वाला रवैया और इतने बड़े आयोजन का जो मैनेजमेंट है, ये मतलब माइंड बॉगलिंग है, समझ में नहीं आता। तो उस पर अगर आप कुछ और रोशनी डालना चाहें कि क्या क्या वो क्रिटिकल एरियाज हैं जिस पर आप ध्यान रखते हैं कि दुनिया में इसका कोई मिसाल ही नहीं है इस तरह के आयोजन का। देखिए संजय जी, यूपी पुलिस जैसी शासन की दृष्टि होगी, सुरक्षा बल और पूरी मसनदी उसके अनुरूप कार्य करती है। हम प्रभु राम के भक्त हैं। उन्होंने एक बात कही थी, सज्जनों को संरक्षण देना और दुर्जनों का संहार करना। यूपी पुलिस शासन की इस मंशा के अनुरूप ही कार्य करती है। हर सज्जन को सुरक्षा प्रदान करना, बहन हो, बेटी हो, व्यापारी हो, आम नागरिक हो, प्रत्येक को सुरक्षा प्रदान करना। और जो कानून को नहीं मानता उसको कानून के दायरे में ला करके उसको भी सही रास्ते पे लेके जाना। तो यूपी पुलिस अपना काम वहां पे कर रही है। पुलिस के बिहेवियर को लेकर के लोगों ने प्रशंसा की है। वहां के स्वच्छता के जो कार्मिक लगे हैं उनके कार्यों की, नाविकों के कार्यों की, वहां पे जो हमारे कर्मचारी और अधिकारी लगे हैं उनके प्रयासों की सबने प्रशंसा की है। और सचमुच इतना बड़ा आयोजन एक साथ, दुनिया के अंदर इतना बड़ा समागम एक साथ हो,
यह अद्भुत है, लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। और मुझे लगता है कि ये न केवल क्राउड मैनेजमेंट का बल्कि यह सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा लोगों के लिए एक नई दिशा देने वाला एक इवेंट भी है। बिल्कुल। महाकुंभ के अराउंड जाहिर है कि नेता पार्टियां सब अपना काम करते हैं, और आपने जिक्र किया कि पहले किस तरह का भेदभाव और किस नज़र से चीज़ों को देखा जाता था, तो आपकी इजाज़त से थोड़ा पॉलिटिक्स की बात तो करना ही चाहिए। और वो ये है कि यूपी के एक लड़के हैं जो राम मंदिर नहीं गए लेकिन यहाँ डुबकी लगा आए हैं, तो धुल गया उनका। देखिए, मैं तो कहूँगा कि यह अवसर है, जो भी प्रयागराज जाएगा पुण्य का भागीदार बनेगा। जो नहीं भी जा रहा है तो कम से कम अच्छी सोच तो रख रहा है। और मैं इस बात के लिए देश और दुनिया में रहने वाले सनातन धर्मावलंबियों को और भारत के प्रति सद्भाव रखने वाले उन सभी महानुभावों का इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद भी देता हूं। मुझे लगता है कि प्रयागराज तो सबका है, सबको आना चाहिए, डुबकी लगाना चाहिए। जो डुबकी लगाएगा पुण्य का भागीदार बनेगा। और हम लोग तो यही कह रहे हैं कि सभी को आना चाहिए, और अच्छा है लोग जाएं प्रयागराज में। उसमें कुछ लोगों ने विवाद कराने की कोशिश की कि आपने ऐसे तो सभी को बुलाया है, पूरी दुनिया के लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को बाकायदा निमंत्रण दे करके आपने बुलाया और कुछ इंडिविजुअल्स को आपने नहीं भी बुलाया है। देखिए, हमने आमंत्रण सबको दिया है। यह आयोजन भारत का आयोजन है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यह आयोजन हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश तो इस पूरे आयोजन का होस्ट है। हर उत्तर प्रदेश वासी को इस आयोजन के साथ स्वयं जुड़ना है, और जुड़े हैं लोग। अब जो लोग भेदभाव करने वाले हैं, जिनकी दृष्टि हमेशा बांटने में लगी रहती है, तो उन लोगों को हमेशा इस प्रकार की टिप्पणी करनी है। ये वही लोग हैं जो हर सकारात्मक पहल को उत्तर प्रदेश या देश के हित में जो है उसमें ये लोग नकारात्मक टिप्पणी के माध्यम से उसमें बैरियर बनने का काम करते हैं। याद करिए, जब इस सदी की महामारी के दौरान कोविड प्रबंधन के बेहतर उपाय डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही थी, उसके बहुत सारे मॉडल उत्तर प्रदेश ने भी उस दौरान प्रस्तुत किए। प्रारंभिक समय में ये सभी नेतागण जो उसके बाद नकारात्मक टिप्पणी के लिए प्रस्तुत हुए थे, ये लोग प्रारंभिक चरणों में पहले 2 फेज में गायब थे। जब प्रबंधन के बेहतर प्रयास आगे बढ़े और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के साथ जुड़ने की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। अचानक ये लोग प्रकट हुए और इन्होंने नकारात्मक टिप्पणी करनी शुरू कर दी। वैक्सीनेशन के खिलाफ लोगों को तमाम प्रकार से गुमराह करना प्रारंभ किया था। याद करिए, जब 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होना था, तब भी सबको आमंत्रित किया गया था, राजनीतिक दलों के रूप में भी और दलीय नेता के रूप में भी। वे लोग तब भी नहीं गए, तब भी नकारात्मक टिप्पणी करते रहे। और स्वाभाविक रूप से किस मुंह से जाते हैं? प्रयागराज के लिए भी सबका आह्वान किया गया था, सब लोग जाइए, स्नान करिए, पुण्य के भागीदार बनिए। जी, अच्छा है, जो जाएगा पुण्य का भागीदार बनेगा, नहीं जाएगा उनकी मर्जी है। बिल्कुल। सनातन धर्म किसी पर अपनी मर्जी थोपता नहीं। बिल्कुल। आपकी महाकुंभ की इतनी बड़ी व्यस्तता के बीच आपने दिल्ली के 3 दौरे कर लिए हैं, वहाँ चुनाव है,
और उसमें गंगा यमुना पर टिप्पणियां आ गई हैं बिल्कुल ही अलग ढंग से। मैं इस पर आपके अब ताज़ा विचार जानना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर पूर्वांचलियों के बारे में भी काफ़ी बातें हुई। तो आपका क्या असेसमेंट है? जाहिर है कि एक सवाल पूछे बिना हम रह नहीं सकते कि दिल्ली जीतेगा कौन। संजय जी, देखिए, दो चीजें साफ हैं। एक, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन है और 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्री परिषद प्रयागराज में गया था। प्रयागराज में हम उन्हें त्रिवेणी में डुबकी लगाई थी। प्रयागराज और प्रदेश के विकास की बहुत सारी योजनाओं पर चर्चा भी की थी, उन्हें पारित भी किया था, वहां डुबकी भी लगाई। प्रयागराज में जो प्रयास हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रयास हुए हैं, हमें जाना पड़ेगा 2013 में। 13 के अंदर प्रयागराज में कुंभ का आयोजन था और उस समय जो दुर्व्यवस्था थी, आयोजन की प्रति मंशा क्या है। देखिए, इतने बड़े आयोजन के पीछे अगर व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है तो उस आयोजन को सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ा सकता। दुर्भाग्य से तत्कालीन सरकार ने जिन लोगों के हाथों में व्यवस्था दी थी, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास इतना समय नहीं होता था कि वह इन विषयों को एक बार गंभीरता से देख लें। प्रदेश की इज्जत का प्रश्न होता है, शासन पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इसके लिए समय निकालना होता है। जब व्यक्ति 11 बजे 12 बजे सो के उठेगा, शाम 5 बजे फिर अपनी महफिल में बैठ जाएगा, तो कहां से फुर्सत मिलेगी। नाम लेके ही बता दें। और उस समय जिन लोगों के हाथों में कुंभ की व्यवस्था दी थी, तो कुंभ के प्रति उनकी कोई आस्था तो थी नहीं। तो स्वाभाविक रूप से पूरे कुंभ को अव्यवस्था का एक उन्होंने जरिया बना दिया था, माध्यम बना दिया था। एक घटना पर्याप्त है इसको समझने के लिए कि क्या स्थिति इन्होंने की थी। मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे कुंभ में स्नान के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ, लेकिन जब उन्होंने संगम नोच पे जाकर के गंदगी देखी, दुर्व्यवस्था देखी, दूर से प्रणाम करके उनकी आंखों में आंसू थे कि क्या यही गंगा है, और प्रणाम करके वे निकल गए, स्नान नहीं कर पाए। देखिए, मुझे याद है जब 2019 में प्रयागराज कुंभ के आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। कुंभ के ठीक पहले वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी आए थे और मैंने उनसे अनुरोध किया। मैंने कहा, आप यहां आए हैं, प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, अगर आप भी संगम में स्नान करें, क्योंकि उनके साथ एक बड़ी टीम आई थी, अच्छा रहेगा, क्योंकि सबकी इच्छा है। क्योंकि मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसने गंगा की स्मृति को अपने यहां एक बड़े तालाब के रूप में, उसका नाम गंगा तालाब रख करके उस स्मृति को जीवंत बनाए रखा हुआ है, और बहुत ताजा, स्वच्छ और मीठा जल उस तालाब में मिलता है लोगों को। लोगों की अपनी अपनी मान्यता है वहां पे। तो मैंने कहा, जितने आपके साथ मॉरिशस से आए हुए अप्रवासी भारतीय हैं, सभी लोग इस चीज का एहसास करेंगे, उनको अच्छा लगेगा। वे सहमत हुए, वो यहां से लेकिन सहमत हुए। प्रयागराज आए, उन्होंने वहां की अविरलता और निर्मलता को देखा और अपनी पूरी टीम के साथ उन्होंने संगम में स्नान किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के जाने के बाद 75 से अधिक देशों के
हेड ऑफ द मिशन आपके प्रयागराज आए थे और उन लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। इस बार भी आप देख रहे होंगे कितनी उत्सुकता है देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं में, प्रवासी भारतीयों में और अन्य जो विदेशी हैं, जो भारत के प्रति सद्भाव रखते हैं, सनातन धर्म के प्रति सद्भाव रखते हैं, उन सब के मन में वे उसी श्रद्धा भाव के साथ इस पूरे आयोजन के साथ जुड़ गए हैं। एक व्यवस्था हुआ थी 13 में जो देखने को मिली थी, एक 19 में देखने को मिली थी और एक अब 25 में देखने को मिली। जो 19 में किया गया था उसका विस्तार इस बार हम लोगों ने और भी बड़े स्केल पे आगे बढ़ाया है। यह काम 13 में भी हो सकता था, समय निकालना, उसके लिए उस प्रकार से प्रयास करने की आवश्यकता होती है। लेकिन उस समय टोटल जितनी भीड़ आई थी, देखिए 19 में 55 यानी 13 में 55 दिन का आयोजन हुआ था और 55 दिन के उस आयोजन में कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे 55 दिन में। यहां पर कुल 11 दिन में 12 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। इस बार ये दिखता है, आप सुविधा देंगे, लोग आएंगे, लोग उसके प्रति आकर्षित होंगे। तो जिनकी जैसी दृष्टि होगी, सृष्टि उनके लिए वैसी ही होगी। वे कर नहीं पाए तो दोषों को दोषारोपण करेंगे। बिल्कुल। तो इससे हमें अवसर मिला, हमने उस अवसर को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया और आज हमारे सामने जो नज़ारा है आस्था को सम्मान देने का, वो केवल आस्था तक ही सीमित नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का भी है। बिल्कुल, अपने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का भी एक अवसर हमारे पास आया है। बिल्कुल। और आपने वो नंबर दिया, 7,500 करोड़ का खर्च है, 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू या कहिए कि एक टर्नओवर यहाँ होगा इस दौरान, इतने दिनों में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, शहर का विस्तार और इकोनॉमी को एक बूस्ट करना, ये वाकई हो रहा है। लेकिन फिर मैं लड़के की बात करूंगा, उनका कल का एक बयान है कि बीजेपी तो 2 ट्रिलियन झूठ बोलने के लिए जानी जाती है। तो जो आपने कहा भी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसीलिए तो आज वह प्रयागराज में जाकर के पुण्य प्राप्त करने के लिए कि जो रोज बोलते हैं अब उससे कुछ उभरा जाए, इसके लिए आज डुबकी लगाने के लिए जाने के लिए मजबूर हुए हैं। सरकारी इंतजाम के अलावा 1,50,000 रुपया खर्च उन्होंने भी किया ही होगा आज। मैं कह रहा हूं ना भाई, ये जो भी जाएगा वो योगदान ही करेगा जी, और मुझे लगता है पुण्य का भागीदारी बनेगा। बिल्कुल। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और देखी जा रही है, जैसे त्रिवेणी की हमने बात कही, आपने कहा, उसी प्रकार ये महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज का मसला नहीं है। अयोध्या और वाराणसी भी भीड़ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये हमारी पहले से ही प्लानिंग थी कि जो भी प्रयागराज आएगा वो प्रयागराज के साथ काशी भी जाएगा, अयोध्या भी जाएगा, लखनऊ भी आएगा, चित्रकूट भी आएगा और गोरखपुर भी आएगा। इन सभी स्थलों पर हमारी उस प्रकार की प्लानिंग है। मैं कल भी, परसों भी और आज भी, आज रिपब्लिक डे के समारोह के बाद लगातार हम लोग काशी और अयोध्या से रिपोर्टिंग ले रहे थे और पूरा प्रशासन से कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए थे और देख रहे थे। वाराणसी में भी लाखों श्रद्धालु हैं, लगातार पिछले 3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं। अयोध्या में भी पूरी अयोध्या में जो राम पथ है 4 लेन का है और श्रद्धालुओं से पूरी तरह भरा पड़ा है। लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। सभी लोगों की आस्था को सम्मान मिल रहा है। बहुत सारे लोग वहां रुकेंगे, वहां पे टेंट सिटी बनाई गई है। वाराणसी में भी
टेम्परेरी व्यवस्था भी की गई है, रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया भी दिए गए हैं जिससे किसी श्रद्धालु को दिक्कत न हो। तो सरकार ने प्रबंधन पहले से तय किए हैं, राज्य सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी, और केंद्र सरकार की एजेंसियों ने भी, और हम लोग लगातार उस पर वॉच कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं। जी बिल्कुल। एक सवाल, चूंकि अभी एक उपचुनाव भी है मिल्कीपुर, तो उसका दर्शकों को थोड़ा बैकग्राउंड बताते हुए आपसे पूछना चाहता हूं कि अयोध्या की एक असेंबली सीट है ये। इस एक उपचुनाव के लिए आपने पिछले 6 महीने में 7 फेरे लगाए हैं, और पृष्ठभूमि ये है कि लोकसभा चुनाव में एक सरप्राइज आया आपके लिए कि सर्टेन ग्रुप्स ने आपके लिए वोट नहीं किया, और जाहिर है कि अब आपको डायग्नोसिस क्लियर है और आप उसको एड्रेस कर रहे होंगे। तो आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि 7 फेरे क्यों? देखिए, आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने दुष्प्रचार का सहारा लिया था। जो दुष्प्रचार ये लोग सामान्य रूप से करते भी हैं, लेकिन उस समय विदेशी फंडिंग भी इनके लिए बहुतायत रूप से हुई थी, और इन लोगों ने जिस तरीके से संविधान बदलने की झूठा दुष्प्रचार किया, आरक्षण समाप्त करने का झूठा दुष्प्रचार किया, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया, आज इनकी असलियत जनता के सामने आ चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव ने इन्हें सही राह दिखाई है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में 9 में से 7 भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, और ये 7 में से 7 जो सीटें थी वे सभी ऐसी थीं जो बहुत चुनौतीपूर्ण सीट्स थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ये सभी 7 सीट जीती हैं। और कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी बाहरी बोर्ड से एक लंबे अंतराल से फिर से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की असलियत जनता जान चुकी है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई इनके बहकावे में आने वाला। जी, और प्रधानमंत्री जैसा अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है, तो उसमें आपको अगर अखिलेश के लिए रणनीति बनानी हो तो क्या बनाएंगे, अकेले या साथ में? देखिए, वे अकेले आए या साथ में आए, यूपी में बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यूपी उनको बार बार खारिज कर चुका है, और अब उनके लिए कोई स्कोप है नहीं, कहीं नहीं बचा हुआ है। जी, इसीलिए वह हताश हैं, निराश हैं। जब कहीं पे अब कोई सहारा नहीं मिल रहा है तो वे भी प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए गए हैं। ये तो एक बिल्कुल एक नया ट्रेंड बन ही गया है। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहता था, आपके बारे में लॉ एंड ऑर्डर, प्रशासन और विकास और विरासत तो है ही, इस पर आपका काम यूपी में सब लोग बिल्कुल पूरी तरह से देख रहे हैं। कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, जिसको कहते हैं फ्री बीज, और दूसरा महिला फोकस्ड योजना, एक ब्रांडिंग या एक पहचान बन जाती है कि ये इस राज्य का ये एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे। देखिए, हमने राज्य के अंदर हर जरूरतमंद के लिए जो भी आवश्यक था उस प्रकार के कार्यक्रम बनाए, और डबल इंजन की सरकार ने पिछले 8 वर्ष के अंदर जो कुछ भी इस 25 करोड़ की आबादी को दिया है, आजादी के बाद 70 वर्षों में उतना नहीं मिला जितना उसके बाद 7 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के गांवों को, गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, दलित और वंचितों को मिला है। हम लोग तो सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पहले हम लोगों ने सर्वे इस बात को लेके किया था कि कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनको आज तक योजनाओं का लाभ शासन का नहीं मिल पाया। जैसे मुसहर थी,
मुसहर जाति ये देश की सबसे बदहाल जातियों में मानी जाती थी। हैंड टू माउथ था, कुछ भी नहीं था। यानी जहां पे झोपड़ी भी उनकी पड़ी हुई है, वो झोपड़ी का पट्टा भी उनके नाम से नहीं था। अभियान चला करके मुसहर जाति पूर्वी उत्तर प्रदेश बिंद क्षेत्र में बहुतायत लाखों की संख्या में इनकी आबादी है, उन्हें सिचुरेट किया गया। बनटांगिया ये नेपाल से सटे हुए जनपदों में इनकी संख्या थी और इनको पूरी तरह सिचुरेट किया गया। थारू जनजाति ये नेपाल से सटे हुए जनपदों में कोल, गौड़, चेरो ये जितनी भी जनजातियां हैं ये बिंद क्षेत्र में और चित्रकूट और प्रयागराज जनपद में ये जातियां हैं, इनको सिचुरेट किया गया। सहरिया ये झांसी और ललितपुर जनपद में है, बोक्सा बिजनौर में है। इन सभी को सिचुरेट करने के बाद इस समय हमारी सरकार कार्य कर रही है, वह है जीरो पॉवर्टी के लिए। हर गांव में सर्वे का काम चल रहा है। जिस गरीब के पास जो सुविधा नहीं है उसको सुविधा का लाभ, किसी के पास जमीन का पट्टा नहीं होगा, किसी के पास आवास नहीं होगा, किसी के पास आयुष्मान का कार्ड नहीं होगा, किसी के पास रसोई गैस अभी तक नहीं मिल पाई होगी, किसी के पास कोई अन्य सुविधा नहीं मिली होगी, उन्हें इन सुविधाओं से आच्छादित करने के एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के हम चल रहे हैं। युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार, पिछले 7.25 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में हम लोग 7 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। 60 लाख से अधिक युवाओं को सीधे सीधे निजी क्षेत्र में नौकरी दे चुके हैं और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ने का कार्यक्रम भी बनाया है। एक नई स्कीम अभी हम लोगों ने 24 जनवरी से लागू की है, युवा उद्यमी का, जिसमें पहले चरण में हमने प्रदेश के युवाओं के लिए पहले चरण में 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण उन्हें उपलब्ध करवाने के कार्य और 10% तक मार्जिन मनी भी हम उसमें उपलब्ध करा रहे हैं राज्य सरकार की ओर से। दूसरे चरण में जब हम मूल धन को वापस करेगा तो दूसरे पेज में उसे 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण हम उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति व्यापक पैमाने पर इसका लाभ बहन और बेटियों को प्राप्त हुआ है। महिलाएं आज सुरक्षित महसूस करती हैं तो स्वाभाविक रूप से वे स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ी हैं और एमएसएमई सेक्टर ने सबसे ज्यादा बूस्टअप जो है ये महिलाओं के द्वारा एमएसएमई सेक्टर को दिया गया। वे ज्यादातर उसके साथ जुड़ी हैं, उन्होंने इसके साथ कार्य किया है। महिला स्वयंसेवी समूह ने भी इस कार्य को आगे बढ़ाया। बैंकिंग सखी हो या फिर आपके विद्युत सखी, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर होने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। जहां पे लोगों के पास अवसर है, रोजगार के अवसर हैं, स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर होने के अवसर हैं, चाहे वह मिशन शक्ति के माध्यम से हो, चाहे वह मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला जैसी योजनाओं के माध्यम से हो, ये योजनाएं परफॉर्मेंस बेस्ड हो तो वह आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को और स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। अगर हम केवल और केवल उन्हें वोट बैंक बनाने की नियत से कर रहे हैं, याद करना इसका खामियाजा भी हमें भुगतने की तैयारी करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि किस तरह की सक्रिय योजनाएं स्पेसिफिक है, सामने है। अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है तो अभी भी शायद नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में बैकलॉग काफ़ी है आपके राज्य में। नहीं, हमारे राज्य में कोई बैकलॉग नहीं है। सभी ऑनगोइंग स्कीम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और सभी प्रकार की नौकरियां, जितना बैकलॉग था ये पिछली सरकारों का था जिसको हमने भरा है। आप याद करिए ना, कुल 16 लाख की नौकरशाही यूपी के अंदर है, इसमें 7 लाख तो हम भर चुके हैं, इसमें 1 लाख हमारी पाइपलाइन में है, जिसमें 60,200 तो केवल पुलिस कार्मिक हैं।
जिनकी भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरणों में चल रही है, यानी इस समय उनका मेडिकल और फिजिकल की तैयारी चल रही है। ट्रेनिंग के बाद वे लोग फील्ड में आ जाएंगे। ऐसे ही अन्य जो भर्ती की प्रक्रिया को हम उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो यह पिछली सरकारों की अकर्मण्यता थी, उनके भेदभावकारी जो उनके कारनामे थे, उसका दुष्परिणाम था कि बैकलॉग था। लेकिन हमने आकर के त्वरित निर्णय लेना प्रारंभ किया, कार्रवाई को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। आज परिणाम है कि वे सभी सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण भी प्रदान किया गया। देखिए, हमारा मानना है कि समृद्धि का रास्ता कानून के राज से आगे बढ़ता है, और कानून का राज जीरो टॉलरेंस की नीति से लागू होता है। ये मेरा है, ये पराया है, जब भी ये भेद करेंगे तो आप सोसाइटी के साथ, प्रदेश के साथ, देश के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। हमारी सरकार ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया। जो कानून के साथ खिलवाड़ किया उसको कानून के कटघरे में खड़ा करके उसको उसकी सजा दी गई। परिणाम यह है कि आज यूपी निवेश का भी सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बना है, टूरिज्म का भी सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बना है। बिल्कुल। और हर तबके का व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस करता है। उत्तर प्रदेश में आज के दिन पर हम इस बात पर कह सकते हैं कि हर पर्व और त्योहार बहुत सुकून में, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से आयोजित हो रहे हैं। कोई किसी प्रकार का कोई उसमें कोई किसी को प्रश्न नहीं खड़े करने हैं उस पर जी। और ये हम लोगों ने पहले दिन से इस बात को कहा है कि भाई, अगर आप किसी के पर्व और त्योहार में व्यवधान नहीं डाल रहे हैं तो आपके पर्व और त्योहार में भी कोई व्यवधान नहीं डाल पाएगा। बिल्कुल। और यूपी पुलिस और यूपी गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसको लागू कर रही है। बिल्कुल। यही वजह है कि इधर जो आप कुछ काम कर रहे हैं और कह रहे हैं उसको लोग बारीकी से देख रहे हैं कि आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस तरह से है राज्य को लेकर के। उसमें एक सवाल मेरा ये है, जो बयान बहुत लोगों ने नोटिस किया है कि अभी वो वक्फ बोर्ड के सामने सनातन बोर्ड की बात चली, तो मैंने आपका बयान पढ़ा जिसमें आपने कहा है कि हम लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और अभी हमको पता है कि वीएचपी वाले ये डिमांड कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो एक समविचारी लोग हैं। देखिए, एक चीज हमें ध्यान में रखना होगा, जब भी हम सनातन धर्म की तुलना किसी मत और मजहब से करते हैं तो हम सनातन धर्म का अवमूल्यन करते हैं। सनातन धर्म के अंदर सैकड़ों पंथ और संप्रदाय हैं, सैकड़ों की संख्या में। इन सब की अपनी उपासना विधि है। उन उपासना विधियों में उनका एक फिलॉसफी छुपा हुआ है, उनकी अपनी एक अलग, उनका अपना दर्शन है। आप किसको नियंत्रित करेंगे? इससे बड़ा अज्ञानता का दूसरा प्रश्न हो ही नहीं सकता। आप अपने आस्था के केंद्र बिंदु पर सरकार को हस्तक्षेप करने का एक रास्ता दे रहे हैं। और याद रखना, धार्मिक आस्था पर सरकार को हस्तक्षेप करने का अवसर भूल से भी नहीं देना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए। आस्था के मुद्दे धर्म गुरुओं को तय करने देना चाहिए। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होने देना चाहिए, कतई नहीं होने देना चाहिए। जब भी आप हस्तक्षेप करने का अवसर देंगे, अव्यवस्था और अराजकता फैलेगी। और जो लोग इस प्रकार के मुद्दों को नादानी में उठा रहे हैं, उनको वास्तविकता की समझ नहीं है। सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए वे इस प्रकार के मुद्दों को उठा रहे हैं। मुझे लगता है उनको अपनी नॉलेज को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, सनातन धर्म के वास्तविक मूल्यों और आदर्शों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। आपने बहुत ही गंभीर बात कही है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है, वो ये कि संभल का भी संदर्भ है, लेकिन मोहन भागवत जी ने ये कहा
कि कब तक मस्जिदों के नीचे मंदिर और शिवालय हम ढूंढते रहेंगे। इस पर मैं आपकी व्याख्या और आपका अप्रोच जानना चाहता हूं। देखिए, संभल एक सच्चाई है। संभल श्री हरि विष्णु जी के 10वें अवतार की भूमि है। ये भारत के पुराणों में इस बात का उल्लेख पहले से है। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा, संभल की सच्चाई को आपको पुराणों के माध्यम से देखना चाहिए। आपका पुराणों में विश्वास न हो, कोई इस्लाम का अनुयायी है, आईने अकबरी अबुल फजल की इस पुस्तक को वो देख ले। वे स्वयं इस बात को कहते हैं कि मीर बाकी ने 1526 में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ करके एक मस्जिद नुमा ढांचा एक खड़ा किया है। उससे पहले पुराणों का जो इतिहास है भारत के अंदर, वह 3500 से लेकर के 5000 वर्षों का के बीच का कालखंड का है। पहला महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के नेतृत्व में रचा गया था, और उसके उपरांत जो पुराणों की शैली क्या होनी चाहिए, उसकी शब्दावली कैसे होनी चाहिए, ये आधारशिला उन्होंने रखी। उसी में 18 पुराण बने, 18 उपपुराण बने। कई पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि कब श्री विष्णु का 10वां अवतार होना है, और भूमि संभल है। मैं पूछना चाहता हूं, मीर बाकी ने 1526 में क्यों उस मंदिर को तोड़ा? क्यों तोड़ा? 1526 में संभल में, 1528 में अयोध्या में से राम जन्मभूमि का ये एक सिलसिला था। इसका मतलब 16वीं सदी का और सबसे विख्यात मंदिरों में से एक था। लोगों की आस्था थी, लोग जाते थे वहां पर। जो पुरातात्विक अवशेष मिल रहे हैं, जो प्रमाण मिल रहे हैं, वे इस बात को प्रमाणित करते हैं कि किसी मंदिर को तोड़ करके, किसी पौराणिक स्थल को तोड़ करके सब बनाए गए हैं। मैंने 3500 से लेकर, यानी सन 2000 ईस्वी से, सन से पहले से लेकर के, और 5000 वर्षों के कालखंड की मैं चर्चा कर रहा हूं। इस्लाम का उदय हुए 1400 वर्षों का इतिहास है, उससे पुराना नहीं है। पुराणों का इतिहास उससे भी 2000 वर्ष पुराना है। तो आप किसकी चर्चा करना चाहते हैं? सरदेव सरसंघ चालक जी ने इसी बात को कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए जिसकी मर्जी आ रही है वो जाकर के एक पीआईएल कर रहा है। ये क्या तरीका है भाई? आप उन मुद्दों को उठाइए जिसमें वास्तविकता है। सत्य को आप अधिक दिनों तक धूल से ढक नहीं सकते। सत्य सामने आएगा और अपना सही रूप जरूर दिखाएगा। संभल वही सही रूप दिखाई दे रहा है जी। और संभल उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। चूंकि मेरे ऊपर एक समय सीमा रखी गई है, इसलिए एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा। बहुत सारे युवा दर्शकों को ये बताते हुए कि आप ने तो गृहस्थ छोड़ करके बहुत पहले संन्यास ले लिया, फिर गोरखपुर पहुँचे, राजनीति की पता नहीं योजना थी कि नहीं, फिर बहुत ही मुखर सांसद के रूप में आपको जाना गया, फिर अभी आप यूपी चला रहे हैं दूसरी बार। योगी आदित्यनाथ जी का, जिसको कहते हैं ना, लाइफ का मोटिवेशन आगे क्या? सनातन धर्म के मूल्यों के साथ जोड़ करके काम करना है। याद रखना, धर्म पूजा पद्धति मात्र नहीं है। धर्म की अगर आप परिभाषा माने,
जिसको हम धर्म मानते हैं, सनातन धर्म ने उसको मात्र धर्म नहीं माना, उसका एक हिस्सा माना है। उपासना विधि उसका एक पार्ट है। उसके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। धर्म वह है जो इस लोक में अभ्युदय का और मृत्यु के बाद निःश्रेयस का यानी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे, वही धर्म है। अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष का। सनातन धर्म विकास विरोधी नहीं है, विकास का आग्रही है। यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, वैशेषिक दर्शन इस बात के लिए हर भारतीय को प्रेरित करता है। यही धर्म है। और इसीलिए प्रश्न वे उठाते हैं जिनको जानकारी नहीं है। धर्मस्य तत्वम निहितीम गुहायाम। हर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, बहुत सूक्ष्म है, धर्म का तत्व बहुत सूक्ष्म है। और इसीलिए हमने कुंभ को आस्था और आधुनिकता के साथ भी जोड़ा है। महाकुंभ उसका एक दिग्दर्शन करा रहा है। आस्था भी है, आधुनिकता भी है, स्वच्छता भी है, सुरक्षित भी है, सुव्यवस्था भी है, और डिजिटल कुंभ का दर्शन भी करा रहा है, क्योंकि यही सनातन धर्म की प्रेरणा है। और उसी के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। सनातन धर्म के एक अनुयायी के रूप में इस देश के लिए और सनातन धर्म के लिए अपनी सेवाएं देना, बिना भेदभाव के, जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, सबका साथ और सबका विकास का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उस भाव के साथ कार्य करना। और हम लोग उसी राह के पथिक हैं, उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने आज हमको समय दिया अपनी इस व्यस्तता के बीच में, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और जाहिर है कि यूपी अब उस मुकाम पर है कि ये जब छलांग मारेगा तो भारत छलांग मारेगा। और महाकुंभ के जरिए आपने एक नई ऊर्जा संचारित करने का प्रयास किया है। हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। संजय जी, मैं आपको एनडीटीवी की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं आपके माध्यम से एनडीटीवी के जितने भी दर्शक हैं उनको भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश आज के दिन पे बीमारू राज्य नहीं, अब ये भारत का ग्रोथ इंजन बन चुका है। नए उत्तर प्रदेश का दर्शन महाकुंभ के माध्यम से भी आप देखिए, सबको आनंद की अनुभूति होगी। बिल्कुल, आपका बहुत धन्यवाद।